जी, अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज का जो हमारा लेक्चर है वो साइनोबैक्टीरिया की सेकंड एग्जांपल है एनाबीना, जो कि साइनोबैक्टीरिया से बिलोंग करती है। तो अब आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन, यानी अब हम देखेंगे कि एनाबीना की क्लासिफिकेशन के हवाले से इसका जो किंगडम है वो किंगडम बैक्टीरिया है, फाइलम इसका साइनोबैक्टीरिया है। जैसे आप लोगों के साथ पहले भी मैंने शेयर किया है, साइनोबैक्टीरिया ये ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। इसकी क्लास साइनोफाइसी है, ऑर्डर इसका नॉस्टोकेल्स है, फैमिली इसकी नॉस्टोकेसी और जीनस इसका है एनाबीना। ये आप लोगों को देखें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि इसकी जो बॉडी है वो फिलामेंट की शक्ल में होती है। क्लास समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर आ जी सर आ रही है। जी, अब देखें इसकी बॉडी ना ये ट्राइकोम की शक्ल में चेन ऑफ सेल्स है। हम जैसे हमने पहले साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक के अंदर इन एकाइनिड्स और हेटेरोसिस्ट के बारे में पढ़ा था, ये वही चीजें ही है। अब आगे हम इसका देख लेते हैं कि इसकी अक्रस एनाबीना, जो कि इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगा। The genus contain both planktonic species and some that form coating on other aquatic vegetation। यानी बहुत सारे एनाबीना ऐसे हैं जो पानी के अंदर खुद मूव करते हैं, फ्रीली रहते हैं, जिन्हें प्लैंक्टोनिक स्पीशीज कहेंगे। और बहुत सारे एनाबीना की स्पीशीज ऐसी हैं, यानी इसकी बहुत सारी फार्म्स ऐसी हैं जो एक्वेटिक वेजिटेशन यानी पानी के अंदर पाए जाने वाले अदर प्लांट्स, वेजिटेशन हम प्लांट्स के कहते हैं, उनकी उनकी सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर किसी एक्वेटिक बॉडी में देखे ना, जहाँ पे उसके किनारों पे नहर है या तालाब है, झील है, उसके किनारों वगैरह पे पौधे वगैरह उगे होते हैं, ग्रासेस वगैरह, उनके ऊपर वो सब्जी माइल सी लेयर चढ़ी होती है। ये इस शक्ल में भी पाए जाते हैं। A few species are endophytic and grown in cavities between the leaves of water fern azolla and roots of cycads। कुछ एंडोफिटिक्स भी हैं और it is widespread in bodies of fresh water and salt। ग्राफिक वाटर्स, उसके बाद ये it is widespread in bodies of fresh and salt waters। It occurs frequently as dominant organism in water blooms। पानी के अंदर जो बहुत ज्यादा मिकदार में हमें वो ग्रीन लेयर नजर आती है, तो एल्गी के साथ ये भी वहां मौजूद होते हैं। Anabina species are characterized by the presence of heterocysts and achinids in their filaments। जैसे नॉस्टॉक की बॉडी के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर जैसे एकाइनिड्स और हेटेरोसिस्ट मौजूद होते हैं, सेम एज these two structural structures are present in the trichome of Anabina। जी, उसके बाद है इसकी प्लांट बॉडी। देखें इनकी भी प्लांट बॉडी क्या, क्लोरोफिल भी है, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, सेल वॉल भी है, प्लांट की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी बॉडी को फिर भी हम प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इनकी बॉडी को थैलस का नाम देंगे। The thallus comprises of unbranched filaments in which cells are joined। देखिए इनके फिलामेंट में क्या होगा, सेल्स आपस में लगे होंगे एंड टू एंड। ये देखें स्क्रीन पे देखें, ये देखें सेल, जो ये कर्सर आप लोगों के सामने 1 2 3 4 5 6 7 आगे 8 9 10 11, ये जो 11 सेल्स एंड टू एंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर ये वाली बात? आगे देखें, the filaments arise as a result of restriction of cell division to only one direction। देखिए एक सेल है ना, उसमें जब सेल डिवीजन होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, सेल डिवाइड करेगा, तो वो एंड टू एंड आपस में डिवाइड करते जाएंगे और एक चेन बनती चली जाती है। A single row of cells in a filamentous colony is a trichome। A filament may contain one or more trichome are thick walled and modified into achinids एंड हेटेरोसिस। अब इन्हीं के फिलामेंट के अंदर जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स है, जब कंडीशन एबनॉर्मल होती है, पानी की शॉर्टेज है, टेम्परेचर के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ सेल्स अपने अंदर फूड को स्टोर करके नॉर्मल बॉडी सेल से बड़े हो जाते हैं, जिन्हें हम हेटेरोसिस्ट का नाम देते हैं। और मूवमेंट ऑफ फिलामेंट बाय वेविंग ऑफ टर्मिनल पोर्शन ऑफ अ ट्राइकोम हैव बीन रिपोर्टेड। अब देखिए ये ऐसे है जैसे कोई चीज धागा नुमा, कोई थ्रेड है, वो हवा में लहरा रहा हो, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं।
सेल स्ट्रक्चर जी आप लोग ना एनाबीना का ये सेल स्ट्रक्चर रीड करें और इसमें से अपना पॉइंट पूछें जी। सर कर लिया। समझ आ गई? जी सर। ये बेसिकली वही है जी सर। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का जो मेन डिफरेंस है। यस सर। आगे सेल वॉल, इनकी जो प्रोटोप्लास्ट है सराउंडेड बाय सेल वॉल फॉर्म्ड ऑफ अमाइनो एसिड पेप्टाइड्स, जिसे हम वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का नाम देते हैं। अब आगे बात आ रही है क्रोमोप्लाज्म की। अब क्रोमोप्लाज्म के अंदर क्या चीज होगा, इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं जी। इसको भी रीड करें आप लोग, ये वही पॉइंट्स हैं जो पहले ऑलरेडी उसमें नॉस्टॉक में और साइनोबैक्टीरिया के क्रोमोप्लाज्म में डिस्कस हो चुकी है। जितने भी इसके अंदर जो पिगमेंट्स होंगे वो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं जी। आप लोग इसको रीड करें। कर लिया रीड और समझ भी आ गई है। समझ आ गई है इसकी? जी सर। बाकी जो मेंबर रीड कर रहे हैं ये वही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में है। फिर भी इसके बारे में जो आप लोगों को पॉइंट्स वगैरह मुश्किल लगे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। सेंट्रल बॉडी इज अ न्यूक्लियर इन नेचर। देखें बेसिकली वो न्यूक्लियर फंक्शन ही, न्यूक्लियस की तरह फंक्शन ही परफॉर्म करता है। ये सेंट्रल बॉडी से मुराद है इसका क्रोमेटिन मटेरियल, लेकिन वो क्रोमेटिन मटेरियल के ऊपर न्यूक्लियस वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, इसलिए वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होगा। आगे pseudovacuoles are gas vacuoles are found in anabaena cell. These are gas filled cavities that provide buoyancy। अच्छा buoyancy का मतलब है कि ये एक ना एबिलिटी है, एक कैपेसिटी है, एक उनकी एक नेचुरल फिनोमिना है कि जो किसी बॉडी को पानी के अंदर उठा के रखे। आप लोगों ने अच्छा बताएं, आप लोगों ने चले अब तो कम एक्सपीरियंस होगा शायद, बहुत पहले आप लोगों ने देखा हो मछली को जब वो पीसेस में तकसीम करते हैं, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? तो मछली को जब काटते हैं तो अंदर से हवा की सफेद थैलियां निकलती हैं, कभी नोट किया आप लोगों ने? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? तो वो जो उनके अंदर वैसी वो जो हवा की थैलियां होती है ना, वो उनको पानी के अंदर मछली को उठा के रखती हैं ऊपर, ठीक है। तो इसको कहते हैं बायोन्सी। ये एक ना एबिलिटी है, एक कैपेसिटी है जो किसी बॉडी को ना पानी के अंदर अपलिफ्ट करके रखती है। क्या चीज? अपलिफ्ट करके रखती है। तो इस अपलिफ्ट करने की जो एबिलिटी है इसको बायोन्सी कहते हैं। तो इन साइनोबैक्टीरिया की जो एनाबीना भी है, इसके इनके फिलामेंट इनके सेल के अंदर भी वो गैस वेसिकल होते हैं जो इनको पानी के अंदर उठा के रखते हैं।
तो उन गैस वैक्यूल्स को सूडो वैक्यूल्स का नाम भी देते हैं जी। उसके बाद है इनके हेटेरोसिस्ट। अब जो हेटेरोसिस्ट है इज अ स्पेशलाइज्ड सेल दैट डिफर फ्रॉम वेजिटेटिव सेल। जैसे पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल से थोड़ा डिफरेंट होते हैं in structure of its wall and transparent content. It arises by transformation of a vegetative cell. The cell enlarged synthesizes a three-layered peripheral wall in additional to original wall। यानी इनकी जो ओरिजिनल सेल वॉल होगी उससे 3 लेयर क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी उसके ऊपर, क्योंकि पहले बताया ना हेटेरोसिस्ट के नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स के ऊपर एक थिक वॉल होती है, ठीक है। ये आई थिंक कोई सिग्नल इशू आ गया है, मैं इसको ज़रा फिक्स कर लूँ। चलिए ये फिक्स होता है, हम लेक्चर को अपना कंटिन्यू रखते हैं। आप लोग जो भी हैं वो फिर वीडियो से देख लेंगे, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं वो फिर वीडियो से नोट कर लेंगे इसको, और हम कंटिन्यू रखते हैं। द सेल इन, अच्छा सेल फिर क्या करेगा, देयर आर कॉल्ड पोलर नोड्यूल्स। द हेटेरोसिस्ट मेक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन विद एडजेसेंट सेल थ्रू दीज पोर्स। इनके दरमियान जो साइटोप्लाज्मिक पोर होते हैं, ये हेटेरोसिस्ट है, उसके लेफ्ट राइट लेटरल साइड पे जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनके साथ ये अपने साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन रखते हैं ताकि मटेरियल्स को शेयर भी कर सकें। However, in mature heterocyst, these pore get filled. हेटेरोसिस्ट असल, अब हेटेरोसिस्ट का फंक्शन देख लेते हैं, ये क्या काम करता है। में heterocysts are sites of nitrogen fixation and transfer of combined nitrogen to vegetative cells between intervening heterocysts. Also, there is evidence that they are concerned with transformation of vegetative cell adjacent to them into akinets. नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी है, और नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स को जो इनके साथ एडजेसेंट होती हैं उनको ये एकाइनेट्स के अंदर चेंज करते हैं। अब एकाइनेट्स क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया की करवाते हैं। इन सम स्पीशीज हेटेरोसिस्ट एक्ट एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्योंकि आप लोगों ने देखा था ना हमने साइनोबैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कि वो फ्रेगमेंटेशन करते हैं जिसके नतीजे में हार्मोगोनिया बनते हैं। वो जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो नियर हेटेरोसिस्ट होती है। आगे देखते हैं हम लोग इसका एकाइनेट्स के बारे में कि एनाबीना के अंदर एकाइनेट्स क्या चीज है। एकाइनेट्स आर नॉन मोटाइल स्पोर formed by transformation of a vegetative cell. A vegetative cell enlarge accumulates cyanophycean granules. कि ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स है, ये अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं। किसको? फूड को, ग्रेन्यूल्स को ये अपने अंदर स्टोर करती हैं। एंड द ओरिजिनल सेल वॉल बिकम थिकन। द थैलाकोइड रिटेन इन ओरिजिनल अरेंजमेंट। Akinets are resistant to environmental adversities and germinate to give rise to new filament on return of condition favorable for growth. The akinets are formed next to heterocyst. हेटेरोसिस्ट से आगे जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो एकाइनेट्स के अंदर चेंज होते हैं, और फिर ये एकाइनेट्स अनफेवरेबल कंडीशंस में, जिन्हें एनवायरमेंटल एडवर्सिटीज कहते हैं, उसमें ये अपनी सेल वॉल को ठीक कर लेते हैं, अपने अंदर फूड को स्टोर करती हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल आ जाती है अगेन, तो ये ग्रो करके न्यू फिलामेंट बनाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि एनाबीना या साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो एकाइनेट्स की फॉर्मेशन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है। रिप्रोडक्शंस क्या है? द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शंस आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट इज एब्सेंट, क्योंकि इनके अंदर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह की फॉर्मेशन तो नहीं होती, तो फिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी ग्रोथ करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर ये जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं, हार्मोगोनिया की फॉर्मेशन होती है। आप लोग इस आगे नेक्स्ट 3 लाइनों को आप लोग रीड करेंगे, ये वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर फॉर्मेशन में देखें ये एकाइनेट्स भी बनाते हैं,
एंडोस्पोर भी बनाते हैं, हेटेरोसिस्ट भी बनाते हैं। क्लास स्टूडेंट्स, आप लोग ऑलरेडी मैं इनको डिस्कस कर चुका हूँ साइनोबैक्टीरिया में, नॉस्टॉक में, ये वही सेम बातें हैं। आप लोग इनको अगेन रीड कर लेंगे और जो भी कंफ्यूजन होगी वो आप लोग कमेंट्स में पूछेंगे। हेटेरोसिस्ट बना के भी ये क्या करते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन करती है। अब हम एनाबीना की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक के हवाले से वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला एनाबीना का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये क्या काम करते हैं, एनाबीना एक्टिवली पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, देयरफॉर इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ाते हैं, ज़मीन के अंदर नाइट्रेट्स की अमाउंट को बढ़ाते हैं, जिससे ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड क्रॉप यील्ड। अब आप लोगों को पता है कि जब ये सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कोई भी क्रॉप है, यहाँ पे जैसे ये राइस क्रॉप है, क्या चीज़ है, राइस क्रॉप है। जैसे देखें ना आप लोग, राइस है, चावलों वगैरह की जब ग्रोथ करवाते हैं उनको तो कंटिन्यूसली फ्लडिंग ऑफ वाटर चाहिए होता है, तो वहां पर ये क्या करते हैं, चावलों के नीचे उसके रूट्स के आसपास पानी की सरफेस पे ये एनाबीना बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रो करता है। तो ये वहाँ पे क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे फिर राइस की जो क्रॉप है उसकी यील्ड बढ़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्बियोटिक एसोसिएशन। एनाबीना फॉर्म सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद रूट्स ऑफ साइकड्स। उनके साथ ये क्या करते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ती है, प्लांट की ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। रेक्लेमेशन ऑफ सेलाइन सॉइल। अब हम इसको देख लेते हैं भाई ये क्या चीज़ है कि एनाबीना is grown in saline soil where they form thick mats on soil surface and help in reducing the pH of soil and increasing water holding capacity of these soil। अब saline soil पे ये ग्रो करते हैं, soil की सरफेस को कवर करके भी रखते हैं, वहाँ से जो उसकी pH को रिड्यूस करते हैं। pH की जैसी रिडक्शन होगी तो पानी की होल्डिंग कैपेसिटी ज़मीन की बढ़ जाती है और वो सूटेबल हो जाती है क्रॉप के हवाले से। वाटर प्लूम्स है, पानी के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिससे पानी क्या करता है, अनप्लीजेंट स्मेल देता है। जैसे आप लोगों ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी स्टैंडिंग वाटर है तो वहाँ पे ये अनप्लीजेंट स्मेल देते हैं। डेथ टू एनिमल। एनाबीना स्पीशीज प्रोड्यूस टॉक्सिन काजिंग डेथ टू एनिमल लाइक हॉर्सेस, कैटल, शीप। अब जैसे वो ग्रासेस वगैरह की रूट्स के आसपास या ज़मीन के ऊपर ये ग्रो करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, तो कोई भी जैसे कैटल है, माल मवेशी वगैरह जो वहाँ पे ग्रेजिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उनकी वो जो इनके फिलामेंट होते हैं प्लस टॉक्सिन होते हैं वो उनकी बॉडी में जाने का रिस्क होता है। अगर वो चले जाए तो उनमें पॉइजनिंग काज करके उनकी डेथ भी हो सकती है। तो जी स्टूडेंट्स, ये एनाबीना के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने अभी देखे। आप लोग इसको डीपली रीड करें, 2 से 3 बार इसको रीड करें। इनकी जो एग्जाम्पल है उनका बोटेनिकल नेम या आप लोग नोट करोगे इनके स्ट्रक्चर के हवाले से, और फिर आप लोग अपना जो भी कन्फ्यूजन होगी वो कमेंट्स में आके लाजमी पूछेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।